हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और आज हम सीखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और थोड़ी सी पढ़ने वाले हैं गुडविल की थ्योरी। जी हाँ, यानी कि ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर 2 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और गुडविल की थ्योरी कवर करी थी। तो आज थोड़ी सी गुडविल की थ्योरी जो बची है वो कवर करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आज सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। और अभी चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो ये थोड़ी सी थ्योरी रह गई थी लास्ट पार्ट में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। भाई गुडविल को दो तरह से क्लासीफाई कर रखा है। एक होती है परचेज गुडविल, कौन सी गुडविल? परचेज्ड गुडविल। और एक होती है सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल। ठीक है, चलो तो परचेज गुडविल क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है दैट परचेज्ड गुडविल, यानी इस गुडविल को अपन ने क्या करा है? परचेज किया है। तो ये परचेज गुडविल कब आती है? जैसे सपोज करो नाउ यू वांट टू डू ए बिजनेस, तुम्हें क्या करना है? बिजनेस करना है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि कौन जीरो से स्टार्ट करे, तो तुम क्या कर रहे हो? किसी का बिजनेस आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप किसी का, जैसे मान के चलो अपने शहर में तुम्हें किसका बिजनेस अच्छा लगता है, उसका बिजनेस उठा लो। ठीक है, और ज़्यादातर तुम्हें किसका बिजनेस अच्छा लगेगा? जो ज़्यादा पॉपुलर होगा, है कि नहीं? आजकल टर्फ बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि नहीं? बढ़िया 1 बीघा ज़मीन लो, उस पर बढ़िया नेट वेट लगाओ और चालू कर दो, है कि नहीं? ऐसे और भी बिजनेसेस हैं, आपको जो भी बिजनेस अच्छा लग रहा है ना अपने टाउन का, अपने शहर का, जो बहुत पॉपुलर है, वो बिजनेस उठा लो। ठीक है, अब अगर आप उस बिजनेस को खरीदने जाओगे तो आपको काय का पैसा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के टर्फ का जो बिजनेस है आप वो टेक ओवर करने जा रहे हो, ठीक है, उसको टाइम हो गया है, बल्कि बिल्कुल जो पूरे आपके एरिया में उसका बहुत नाम हो गया है, ठीक है, ये भी है। अब आप उसका बिजनेस खरीदने जाओगे तो देखो आपको काय के पैसे देने पड़ेंगे? ज़मीन के, जो उसने पूरा खर्चा किया है, लाइटिंग, नेट, उन सब का आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर उसको 4-5-6 साल हो गए हैं या उसे ज़्यादा टाइम हो गया है उस एरिया में, चाहे वो कपड़े का बिजनेस वाला हो, चाहे वो स्वीट्स का बिजनेस वाले हों, दे विल नॉट चार्ज यू। सिर्फ उतना ही चार्ज नहीं करेंगे जितने उनकी बिजनेस की एसेट है। पता है, अगर उनकी वहाँ पे गुडविल हो गई है, यानी कि उन्हें बहुत टाइम हो गया है, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे। कैसा पैसा चार्ज करेंगे? एक्स्ट्रा पैसा। देखो समझो, बिजनेस की नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? बिजनेस की नेटवर्थ ऐसे निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं भाई? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और यहाँ पे ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो कौन सी वाली होती हैं भाई? एक्सटर्नल वाली आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इससे बिजनेस की क्या पता चल जाती है? बिजनेस की नेटवर्थ पता चलती है। क्या पता चलती है? नेटवर्थ। अब मान के चलो कि उसके बिजनेस की जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ आ रही है, अपन बस ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, मान के चलो कि उसके बिजनेस की नेटवर्थ कितनी आ रही है बेटा? 90 लाख आ रही है। थोड़ा सा छोटा फिगर ले लेते हैं ना, 50 लाख आ रही है। चलो, नेटवर्थ कितनी आ रही है उसके बिजनेस की? 50 लाख रुपीज़ आ रही है। बट वो तुमसे कितने मांग रहा है? ही इज़ आस्किंग यू टू पे 75 लैक्स। इज डैट क्लियर? मतलब कि वो अपने बिजनेस की कीमत से 25 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा आपसे चार्ज कर रहा है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा है, पूरे शहर में उसका क्या है? नाम है, उसकी क्या है? गुडविल है। ठीक है, तो जो उन्होंने इतने साल इस बिज़नेस को बनाने में लगाए, इतनी मेहनत करी, इस वजह से ये आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा जो चार्ज कर रहे हैं ना, वो किसका चार्ज कर रहे हैं बेटा? गुडविल का। किसका? गुडविल का, जो उनका नाम है, उनका रेपुटेशन है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनका बिजनेस टेक ओवर करने के बाद जब आप बिजनेस रन करोगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उनके बिजनेस के नाम से ही क्या चलेगा? जी हाँ, आपका काम चलेगा। आपको खुद भी नहीं पता होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी अपना लोकल बिजनेस जो कि बहुत पॉपुलर है, कपड़ों का हो, स्वीट्स का हो, कोई भी बिजनेस हो, आप उसे उठा लो। ठीक है, आप ना सिर्फ नाम से जाते हो, आप ये नहीं देखते वहाँ ओनर बैठे हैं या नहीं बैठे। जी हाँ, अभी हाल आपके दिमाग में क्लिक करा होगा कि अरे यार, हाँ यार, आप कभी ये ध्यान नहीं देते कि वहाँ ओनर है या नहीं है। आप बस जाते हो, सामान लेते हो और आ जाते हो। ठीक है, क्योंकि
उस शॉप की गुडविल है। समझ में आया? तो अगर आप उसका बिजनेस, उनका बिजनेस अगर आप टेक ओवर कर भी लोगे तो बिना कोई मेहनत करे, बिकॉज ऑफ गुडविल, क्योंकि पूरे शहर में उनकी क्या है, गुडविल है, नाम है, रेपुटेशन है, अपने आप कुछ सालों तक आपका बिजनेस चलेगा। मैंने क्या बोला? कुछ सालों तक। ठीक है, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया ना बेटा उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज। और इस परचेज गुडविल को अपन कहाँ शो कर सकते हैं? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन शो करते हैं एज ए एसेट। ठीक है, लेकिन कुछ ही सालों तक। कैसे? जी हाँ, क्योंकि है ना उनका जो बिजनेस है, उनकी जो गुडविल है वो आपको कुछ ही सालों तक आपको हेल्प करेगी, फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि बिजनेस आगे और अच्छे से चलता रहे। आ जाओ करें बात आगे। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। तो आपने यहाँ पे पेमेंट किया, आपने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया और आपने 25 लाख रुपीस जो एक्स्ट्रा दिए उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, दैट इज द परचेज गुडविल। और उस गुडविल को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ शो करोगे बेटा? बैलेंस शीट में। चलो, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस। भाई गुडविल तभी आती है जब आप क्या कर रहे हो, किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो या जब आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस आती है। ठीक है, गुडविल एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुडविल ही आएगी। ठीक है ना? सेल करते टाइम तो वो तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल कब आएगी? जब आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या कर रहे होगे? परचेज कर रहे होगे। ठीक है, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। जी हाँ, अब आप ये वाली जो गुडविल है, इस गुडविल को बेटा आप कहाँ शो करोगे? इस गुडविल को आप अपनी बैलेंस शीट में, किसमें? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड शो करोगे? एसेट साइड। वाई? बिकॉज यू पेड अमाउंट, आपने इसके लिए क्या दिया है? पैसा दिया है। ठीक है, देन कौन सी एसेट है बेटा? फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। फोर्थ क्या है बेटा? इट इज अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट इज यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। मैंने क्या बोला था आपको कि जो गुडविल है ना, गुडविल का फायदा आपको कुछ ही टाइम तक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो नाम और रेपुटेशन बनाया है उससे उनका बिजनेस चलेगा तो सही है ना। वो चले भी जाएंगे बिजनेस छोड़ के, उसके बाद भी क्या चलेगा? बिजनेस चलेगा, लेकिन कुछ ही टाइम तक चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान के चलते हैं कि ये जो आपने गुडविल के 25 लाख रुपीस पे करे हैं, ठीक है, इस 25 लाख रुपीज़ मतलब अगर आप कोई भी इनोवेशन ना करो, कुछ भी ना करो, जैसा बिजनेस है वैसे ही आप क्या करो, चलने दो, तो 5 ईयर्स तक, क्या मान लेते हैं अपन, कितने साल तक? 5 ईयर्स तक आपका ये उनकी गुडविल आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी। सर ये कैसे हिसाब लगेंगे? 5 साल 10 साल? तो उसके लिए क्या होता है ना बेटा, वही पर्सनल जजमेंट आ जाता है, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट आता है किसका? अकाउंटेंट का। क्लियर है? जो भी आपकी अकाउंटिंग कर रहा है या आप ही कर रहे हो तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस लिया जाता है कि ये जो अपन ने बिजनेस खरीदा है तो इनका जो मार्केट में नाम है, तो बिना कुछ किए, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे तो कितने साल तक चलेगा? मिनिमम हाँ 4-5 साल मान लो, मैक्सिमम 10 साल। ठीक है, गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत गुडविल को शायद 10 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, चलो तो अपन क्या मान रहे हैं, कितने साल फ़ायदा मिलेगा? 5 साल। तो इसे अमोर्टाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको अमोर्टाइज किया जाता है। अमोर्टाइज किया जाता है मतलब क्या करेंगे बेटा, अब इसको मैं डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो हर साल का खर्चा कितना निकल के आ रहा है? 5 लाख रुपीज़। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होगा? ये जो अपन ने एसेट साइड में लिख रखी है ना, कहाँ लिख रखी है? एसेट साइड में। एसेट साइड में अपन ने कितनी लाख लिख रखी है? 25 लाख। ठीक है, तो एवरी ईयर अपन यहाँ से 5 लाख रुपए कम करेंगे, कितनी बचेगी? 20, और ये 5 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, जिन एक्सपेंसेस का फायदा लंबे टाइम तक मिलता है उनको ऐसे क्या करा जाता है? अमोर्टाइज। तो क्या करेंगे, अब कितनी बचेगी? 20 लाख, कहाँ जाएगा? 5 लाख। देन अगेन नेक्स्ट ईयर 15, देन अगेन नेक्स्ट ईयर 10, 5, 0। तो ऐसे इसको अमोर्टाइज किया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। आगे क्या दे रखा है बेटा? सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में एक और कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अब इस वाले केस में नाउ यू आर स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम जीरो। आप बिजनेस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? बिल्कुल आप अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई, तो जब आप अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपके बिजनेस की कोई गुडविल है? कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, मान के चलो आपने एक जेड नाम का ब्रांड चालू किया, जेड। ठीक है, आपके उसका नाम क्या है? जेड। जेड ले लो। ठीक है, पता नहीं क्यों आया, लेकिन
जेड, जेड ले लिया आपने और आपका ये क्लोथिंग ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। अब आपने ये स्टार्ट किया, अभी कोई इसे जानता है? अभी इसे कोई नहीं जानता बेटा। धीरे धीरे आप बढ़िया कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के आप कपड़े प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, तो आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स क्या होगा? आपका नाम बन जाएगा, रेपुटेशन हो जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स जब आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी का सामान बेचोगे, अच्छी प्राइस में बेचोगे, सही प्राइस में बेचोगे, रीजनेबल प्राइस में बेचोगे, तो धीरे धीरे लोग आपके नाम को जानने लगेंगे। मार्केट में आपकी क्या हो जाएगी बेटा? रेपुटेशन हो जाएगी। इसे कौन सी गुडविल बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल का मतलब ये हो गया कि आपने इनहेरेंट कर लिया, आपके मम्मी पापा या उनका बिजनेस आपने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, है ना। तो उन्होंने भी जीरो से बनाई है, लेकिन आपने उसे क्या कर लिया? इनहेरेंट किया है बस। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच आर ऑन गोइंग बिजनेस पॉजेसेस। तो भाई ये जो गुडविल है ना, किसकी वजह से बनती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, बिजनेस के अच्छे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जैसे कि क्या होता है? इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंटरनली जनरेट गुडविल तभी हो पाती है जब बिजनेस कैसा होता है? बहुत पुराना होता है, या जिसको बहुत टाइम हो जाता है चलते चलते। समझ में आया? मतलब आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, आपको 5 साल 10 साल हो गए और आप अच्छी क्वालिटी का क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बेच रहे हो, अच्छे प्राइस पे बेच रहे हो, तो इट टेक्स टाइम टू मेक गुडविल, ठीक है। रेपुटेशन बनाने में क्या लगती है? टाइम लगता है। आई बात समझ में? इसलिए ये भी कहते हैं कि भाई इज्जत बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इज्जत गंवाने में 1 सेकेंड ही काफ़ी है ना। नेक्स्ट सेकंड क्या है बेटा? ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। सी, जब अपन गुडविल को वैल्यू करते हैं ना, तो उस टाइम अपन ये नहीं कह सकते कि इसकी ट्रू वैल्यू होगी। समझ में आया? एक्चुअल में गुडविल की वैल्यू तो तभी समझ में आती है जब अपन अपना बिजनेस बेच रहे होते हैं, ठीक है। और जो सामने वाला जो खरीद रहा होता है ना, जब वो उसकी कीमत लगाता है ना, तो ऐसे वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाता है, वो अपने खुद के पर्सनल जजमेंट से लगाता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? लेकिन एक मेथड है जो मेरे को 90-95% सही लगता है कि हाँ, इससे अपन गुडविल सही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे क्योंकि गुडविल एक रेपुटेशन है, ठीक है, और रेपुटेशन एक साइकोलॉजिकल फंडा है, तो साइकोलॉजिकल फंडे को आप क्या नहीं कर सकते? वैल्यू नहीं कर सकते। जब तक आप एक्चुअल में अपने बिजनेस को नहीं बेचने जाओगे, तब तक आपको एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट आपकी गुडविल की वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे अपन निकाल लेते हैं। तो इट्स वैल्यूएशन इज डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो जो वैल्यूअर इसकी वैल्यू लगाते हैं, उसी के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्या बेटा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ 26 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 38 इंटेंजिबल एसेट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज मनी और मनी इज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? हाँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक दैट इज 38। इसमें क्या है कि आपको जो गुडविल है, कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आप क्या नहीं कर सकते? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या नहीं कर सकते? रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस गुडविल के लिए अभी तक किसी ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको पैसे मिल भी जाएंगे तो क्या आपका तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना बेटा। रिकॉर्ड कौन करेगा? वो करेगा जिसने इसके पैसे दिए हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है बेटा? नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई ये जो गुडविल है इसका वैल्यूएशन क्यों करते हैं और किस किस केसेस में करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो कौन सा है? व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो उस टाइम वो ये पता लगाते हैं कि भाई गुडविल की वैल्यू क्या है, फर्म के गुडविल की वैल्यू क्या है। तो वो अपन आज एक मेथड जो कि सीखेंगे बहुत अच्छे से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो तब निकालते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, दूसरा तब निकालते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, क्योंकि तब भी क्या चेंज हो जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। और कोई पार्टनर गेन कर जाता है तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि जो पार्टनर गेन करेगा वो सब चीज़ों में गेन करेगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो सब चीज़ों में सेक्रीफाइस कर जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा? जैसे कि मान के चलो बिजनेस स्टार्ट करा था आपने बिल्कुल ज़ीरो से, कितने से? ज़ीरो से। मान के चलिए आपने 1 अप्रैल से, कब से? ठीक है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई, ठीक है। और ईयर कौन सा ले लें भाई? ईयर ले लेते हैं अपन 2020 ले लें, चलो 21 ले लेते हैं, 2021, ठीक है। और अब कितना हो गया? आप मान लो 31
मार्च 2025, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने ईयर्स हो गए, 5 साल हो गए भाई। कितने साल हो गए, 5 ईयर्स, ठीक है। अब 5 सालों में कुछ तो गुडविल बनाई होगी, है कि नहीं। अगर 5 सालों में पार्टनर्स इक्वल पार्टनर है, कैसे पार्टनर है, अगर 5 सालों में पार्टनर्स इक्वल पार्टनर है तो दोनों ने मेहनत कैसी करी होगी, बिल्कुल इक्वल करी होगी। पैसा कैसा लगाया होगा, इक्वल लगाया होगा। एसेट्स में इक्वल, लाइबिलिटी भी इक्वल। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स अगर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। फटाक से समझते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। पहले इनका रेशियो क्या था बेटा, 1:1 था, ठीक है। ये इनका कौन सा रेशियो था, ओल्ड रेशियो। देन ए ने बोला कि यार नहीं, अब नहीं, नाउ द रेशियो विल बी, ए सेड कि भाई अब रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। अब रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा, ठीक है। बी एग्री कर गया, बी ने बोला हाँ चलो ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है ना, कि बी ने कैपिटल कम लगा रखी हो या ए काम ज़्यादा करता हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसे छोड़ो। अपने को तो इससे मतलब है, पहले रेशियो 1:1 था, अब रेशियो कितना हो गया, 3:5। कितने साल बाद बेटा, 5 ईयर्स। कितने ईयर्स, 5 ईयर्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि अगर 5 ईयर्स तक प्रॉफिट इक्वल था, मतलब सारी एसेट्स इक्वल, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता। क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि बिजनेस की सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी, सारे एक्सपेंसेस, सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट्स, सब में हिस्सेदारी कैसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 1:1। तो वैसे ही तो 5 सालों तक बेटा प्रॉफिट में हिस्सेदारी 1:1 रही, एसेट में हिस्सेदारी 1:1 रही, लाइबिलिटी में हिस्सेदारी 1:1 रही, तो फिर गुडविल में भी हिस्सेदारी कैसी होनी चाहिए, हाँ 1:1 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने मेहनत कैसी करी, बिल्कुल बराबरी से करी। तो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, ठीक है, तो बी क्या बोलेगा, बी चतुर है, बी बोलेगा कि देखो भाई तो गुडविल निकाल लेते हैं। ए बोलेगा कि क्यों भाई, कह रहे गुडविल तो निकालनी पड़ेगी ना, 5 सालों तक मेहनत कैसी करी, कि बराबरी से, तो फिर गुडविल भी कैसी बटनी चाहिए, बराबरी से। लेकिन गुडविल का पैसा अभी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि गुडविल का पैसा तो कब आता है, जब बिजनेस बेचते हैं। तो कभी बिजनेस बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा, तो फिर क्या करते हैं, आज के टाइम पे फर्म की गुडविल निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, गुडविल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अज्यूम, ठीक है। चलो अच्छा, ऐसे परसेंटेज में और लिख दूँ तो आपको क्या समझने में बड़ी आसानी होगी। 1:1 यानी 50-50 सबको पता ही है, और 3:2 का मतलब हो जाता है 60% ए का हो जाएगा अब, और 40% किसका हो जाएगा, बी का। देखो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना बेटा, तो एक पार्टनर क्या कर गया, ये देखो ये गेन कर गया, कितना परसेंट, 10%, ठीक है। और ये देखो ये बेटा ये सेक्रीफाइस कर गया, कितना, 10%। तो जो गेन करा है वो सब में गेन करा है, जो सेक्रीफाइस करा है उसने सब में सेक्रीफाइस किया है। विच मीन्स बी ने क्यों बोला कि गुडविल को निकाल लो, इसलिए बोला उसने क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर जाएगा सब में। और ए क्यों ऐसे ऐसे कर रहा था, इसलिए क्योंकि इसका तो फायदा हो रहा था। अब बी ने बोल दिया कि चलो गुडविल निकाल लो, अब गुडविल निकाली, अरे यार शिट हो गया, ये तो गलती हो गई मेरे से सॉरी है, 1 मिनट देखते हैं, अंडू कहाँ है इसका, अरे यार जस्ट 1 मिनट, अरे वो तो बैक हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस से लिख लेते हैं, है ना। तो कौन कौन था भाई, अपने वाले पेज पे चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आ जाओ। चलो तो कौन कौन था, ए और बी था, इनका पहले रेशियो 1:1 था, अब रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। परसेंटेज में और लिख लेते हैं, तो पहले 50-50 था, और अब कितना हो गया बेटा, अब हो गया 60-40 हो गया। परसेंटेज में अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फर्म की क्या निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल ली, गुडविल। अब ये गुडविल निकाल ली कि भाई आज के टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख है। तो अब ये 1 लाख में ए कितना गेन कर रहा है बेटा, 10%। 10% यानी ए का गेन कितना है, 10%। यानी फ्यूचर में अगर आपने गुडविल का वैल्यूएशन करके ये एडजस्टमेंट नहीं करा तो ए को 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा और बी सेक्रीफाइस कर जाएगा कितने का, 10,000 रुपये का। तो गुडविल का वैल्यूएशन करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि अपन ने पार्ट 1 में सीखा उसे निकाल के
जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उससे ले लेते हैं, यानी कि अपन ए से पैसे लेके किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा कि फ्यूचर में जब ये बिजनेस बिकेगा तो 1 लाख की गुडविल हमेशा कैसे बटेगी, इक्वली बटेगी। सर प्रूफ करके बताओ, हम नहीं मानते। देखो प्रूफ करते हैं। ए से ले लिए तो मतलब ए नेगेटिव में चला गया ना, और ए ने पैसे किसको दे दिए बेटा, बी को दे दिए, तो बी पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, चलो और अपन है ना एक काम करते हैं, ए अभी नेगेटिव में है ना, क्योंकि ए ने पैसे किसको दे दिए, बी को दे दिए। इसको अपन माइनस में ही लिख लेते हैं रेड से। ठीक है, तो ए से अपन ने पैसे लिए और किसको दे दिए, बी को दे दिए। तो अब देखो क्या होगा, फ्यूचर में मान के चलो ए और बी की लड़ाई हो गई या इनके बच्चों की लड़ाई हो गई, तो जब ये फर्म बिकेगा तो कितने आएंगे, मान के चल लेते हैं 1 लाख रुपए ही। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए आ गए। अब ये 1 लाख रुपए जब इन दोनों में बांटे जाएंगे तो अब का रेशियो क्या है बेटा, 60-40, यानी ए को कितना मिलेगा, 60,000, क्योंकि अब नए रेशियो में बटेगी, और बी को कितना मिलेगा बेटा, 40,000। लेकिन 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 ये देखो ऑलरेडी ए से 10,000 रुपये ले चुके हैं ना, माइनस का था, देखो माइनस करो कितना बचा, 85 बचा ना इसके पास, कितना बचा, 50, और ऑलरेडी अपन ए से लेके बी को कितने दे चुके थे, 10, तो ऑलरेडी इसके पास 10 हैं, 40 और मिल गए, कितना हो गया, 50। तो ये फ़ायदा होता है। डेट इज़ वाई वी वैल्यू गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर आता है तब भी करते हैं, क्योंकि भाई गुडविल किसकी है, पुराने पार्टनरों की है ना, ये लिखा है ना, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब कौन आ जाता है, जब एक नया पार्टनर आता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नए पार्टनर की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ देखो कौन कौन है, ए और बी है ना, अगर ये सी को लाएंगे तो ये गुडविल किसकी है, सिर्फ ए और बी की, तो ए और बी, सी को नहीं। और अपन एडमिशन वाले चैप्टर में और अच्छे से सीखेंगे है ना, अभी बस ऐसे ही बेसिक। कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, भाई उसने भी तो इतनी मेहनत करी है। किसी पार्टनर की बेचारी की डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को उसकी गुडविल का हिस्सा देंगे, समझ में आया। अगर बिजनेस बेचेंगे तब निकाला जाता है जब अपना बिजनेस क्या हो जाता है, अमलगमेट, यानी जब अपन अपनी पार्टनरशिप को दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों गुडविल निकालना है और क्यों सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल के ये सब करना है, ताकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे गेन ना हो और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे नुकसान ना हो। ठीक है, आ जाओ। तो अब देखते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितने मेथड है बेटा, 3। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, और एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट मेथड है। ठीक है, चलो तो भाई ये मेथड है जिसमें अपन आज सबसे पहले जो अपन मेथड सीखेंगे वो सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज निकालना सबको आता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सीखा है ना अपन ने स्टैटिस्टिक्स में। अब सुनो ज़रा, ठीक है, फॉर्मूला। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान में रखना कि बुक में बढ़िया है, अच्छा दे रखा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करते हैं, बट जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ आप वो फॉलो करेंगे। अगर आप वो फॉलो करेंगे ना तो आपको इस वाले चैप्टर के साथ साथ वही मेथड आप अकाउंटिंग रेशियो वाले में भी लगा पाएंगे, और आपको फॉर्मूलेज रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेन फार्मूला गाइड करता जाएगा कि अब क्या करना है। इज दैट क्लियर? मतलब आप हमेशा मेन फार्मूले से स्टार्ट करिए, मेन फार्मूले से स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको गाइड करता जाएगा कि अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जिसमें अपना पहला मेथड कौन सा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आप हेडिंग डाल लो एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मेन फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आपको हमेशा सबसे पहले जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आपको सबसे पहले कौन सा फार्मूला लिखना है, मेन फार्मूला। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इज दैट क्लियर? चलो, एवरेज प्रॉफिट तो सबको पता होगा, नहीं पता लो अपन इसको कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज समझाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, या नीचे देखना सब, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ all the profits and losses। ठीक है, हाँ,
इधर क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, यानी कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रॉफिट्स को क्या करने का, ऐड करने का। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो अगर सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स है, इसका मतलब क्या है, लॉस को क्या करने का, यस, लॉस को माइनस करने का है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। यानी फॉर एग्जांपल अगर चार हैं मतलब 3 प्रॉफिट हैं और एक क्या है, लॉस, ठीक है। चार हैं तो जिनमें से 3 प्रॉफिट हैं और एक क्या है, लॉस है। तो 3 का सम करेंगे जिसमें से लॉस को माइनस कर देंगे, लेकिन डिवाइड कितने से करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 1 2 3 प्रॉफिट और 1 इज लॉस, तो 4 उसे भी लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 4। तो वही सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, 2021 में उसका प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 60। 2022 में उसका प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो 80, ठीक है। 2023 में उसका मान लो 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और वापस से 2024 में उसका प्रॉफिट हो गया कितना, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ये लॉस हो गया। अब ऐसे केस में अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स को ऐड करना है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अभी नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों बोल रहा हूँ, अभी हाल समझाऊंगा, ठीक है। लॉस को क्या करने का, माइनस करने का, और प्रॉफिट को क्या करने का, ऐड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नंबर 1 2 3 4, डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 60 + 80 कितना हो गया, 140। 140 - 20 120, 120 डिवाइडेड बाय 220 हो जाएगा, 1 लाख और ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया, 55,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि ऑन एन एवरेज आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, 1 साल का, आपका 4 साल का, 5 साल का, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना है, 55,000, कितना, 55, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का इंटू अपन कितने से कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नाउ नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 3 ईयर्स, कितने ईयर्स, 3 ईयर्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब मार्केट में आपकी गुडविल ऐसी है बेटा कि अगर आप कुछ ना करो, क्या, अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया ना करो, जैसा है वैसा ही चलने दो, तो आपका ये जो बिजनेस है ना 55,000 एवरेज प्रॉफिट कमाएगा कितने सालों तक, 3 सालों तक। कितने साल तक, 3 सालों तक। तो मतलब आज के टाइम पे आपका जो आपकी मेहनत है उससे 55,000 का प्रॉफिट आगे 3 साल और कमाया जा सकेगा, बिना कुछ चेंज किए, बिना कुछ किए, ठीक है। जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलाना है। तो इसका इंटू कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3 से इंटू करेंगे तो 1,65,000। तो आज के टाइम पे ये है आपकी गुडविल। इज दैट क्लियर, 1,65,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर हुआ चीज़, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपने को और समझनी है, वो समझनी है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट। आ जाओ, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो और समझाता हूँ मैं आपको। इसको ले लेते हैं यहाँ तक, है ना, चलो, टेक्नोलॉजी है ना। आ जाओ, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, इधर आओ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ जो मैंने प्रॉफिट लिए थे, ज़रा इसको मैं इधर बीच में कर लेता हूँ, है कि नहीं, अरे चला गया इसमें यार, वो अंडू वाला करूँगा मैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। आ जाओ, तो जैसे अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट जो लिए थे, प्रॉफिट अपन ने कैसा लिया था बेटा, ये देखो यहाँ पे अपन ने जो प्रॉफिट लिए थे उस प्रॉफिट में क्या था, 60 था, है ना। देन आई थिंक 22 में क्या था, 80 होगा, हाँ 80 था। फिर 23 में क्या हुआ, एकदम से लॉस कैसे होगा यार, बढ़िया चल रहा था बिजनेस तो, है ना। अब क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। फिर वापस से 24 में अपन ने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे अपने को एक नॉर्मल प्रॉफिट वाली चीज़ समझनी है। क्या समझनी है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों समझना है इस बात को, क्यों नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, सुनो, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, बिजनेसेस में कुछ लॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लॉस, ठीक है। कैसे लॉस हो जाते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो आप, शायद आपके शहर में एक आध केस तो हुआ होगा, कोई बढ़िया रेप्यूटेड बिजनेस वाले के यहाँ कुछ हो गया होगा, ठीक है, या तो आग लग गई होगी, चोरी हो गई होगी, है ना। कुछ तो XYZ न्यूज़ आपको शायद फ्यूचर में, या सॉरी नॉट फ्यूचर, पास्ट में आपको शायद पता हो, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बताओ, अगर मान के चलो आपके शहर में कोई वेल रेप्यूटेड कोई बिजनेस है, ठीक है, उनके यहाँ पे अगर किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से बेटा अगर आग लग जाती है, लग गई आग,
ठीक है, बेचारे का नुकसान हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, ज़्यादा ही हुआ होगा। मान के चलो कोई क्लोथ मर्चेंट है, उसके शोरूम में आग लग जाए, बेचारे के स्टॉक जल जाएगा, फर्नीचर जल जाएगा, लाइट्स वाइट्स एसी वेसी लगा रखो तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब जल जाएंगे सर। तो नुकसान हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो उस साल का नुकसान किस साल रिकॉर्ड करेगा, वो उसी साल रिकॉर्ड करेगा, जिसके वजह से उसका उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं बल्कि उस साल उसका क्या दिखेगा, लॉस। ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसमें उधर जाके कपड़ा खरीदने बंद कर दोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। जैसे ही उसका बिजनेस चालू हो जाएगा तुम जान लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे अरे उनके आग लग गई थी अब अपन जाएंगे कहीं उसी टाइम आग ना लग जाए, ऐसे आप नहीं करोगे। जैसे ही वो अपना शोरूम वापस से बना लेंगे, आप वापस से उनके शोरूम में जाने लगोगे। क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल लॉस की वजह से, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक, इस तरह से कुछ भी हो जाए, फ्लड पानी भर जाए, बारिश आ रही है आजकल अच्छी आ रही है, तो इसके वजह से क्या होगा ना बेटा, उनकी गुडविल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के लॉसेस को एडजस्ट करना होता है, समझ में आया। किसी भी तरह के एबनॉर्मल लॉस की वजह से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट की वजह से किसी के भी फर्म की गुडविल के ऊपर असर नहीं पड़ता। जैसे आप आज जा रहे हो वैसे ही आप कल भी उनके शॉप पे, उनकी शोरूम पे या उनके बिजनेसेस में आप जाओगे। समझ में आया, क्लियर है। तो एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे आग लग गई थी, ठीक है। और वो आग लगने की वजह से मान के चलते हैं उनका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितने लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। तो ये 1.5 लाख क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल। अब इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से आप बस एक साइड समझ लो, बाकी अपने आप आ जाएगा। इस एबनॉर्मल लॉस के होने के वजह से क्या कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन क्या इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से उनकी गुडविल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन करते टाइम, क्या करते टाइम, गुडविल का वैल्यूएशन करते टाइम इस एबनॉर्मल लॉस को वापस से इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 20,000 का लॉस है, 150 का इसमें ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ऑब्वियसली क्या बचेगा, 1,20,000। लेकिन बड़ा कौन है बेटा, प्लस का बड़ा है ना, तो 1,20 का इसे क्या ले लेंगे, प्रॉफिट मान के अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इस तरह के लॉसेस की वजह से किसी की रेपुटेशन के ऊपर, किसी की गुडविल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, इसी का अपोजिट कर दो। इसका अपोजिट कौन है बेटा, इसका अपोजिट है एबनॉर्मल गेन। कौन है इसका अपोजिट, एबनॉर्मल गेन। कौन है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एबनॉर्मल गेन बिल्कुल इसका अपोजिट है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बिजनेस वालों का एबनॉर्मल गेन हो जाता है। क्या हो जाता है, एबनॉर्मल गेन। जैसे मान के चलो कोई बढ़िया शोरूम मर्चेंट, मतलब किसी का बढ़िया क्लोथिंग मर्चेंट है, उसका बढ़िया बड़ा सा शोरूम है, उसने कहा चलो रिनोवेशन कराते हैं। तो पुराना फर्नीचर रखा हुआ था, अब रिनोवेशन कराएगा, बढ़िया नया फर्नीचर लगाएगा, मस्त है ना, कस्टमर देखेगा अच्छा लगेगा। तो उसने पुराना फर्नीचर, उसने कहा चलो इसे बेचते हैं। पुराने फर्नीचर बेचने पे फ़ायदा हो गया, ठीक है। 50,000 का फर्नीचर बढ़िया 70,000 में बिक गया, 20,000 का उसका कौन सा गेन है बेटा, एबनॉर्मल गेन। तो इस तरह के गेन भी कहाँ जाएंगे, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा बस। तो एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन क्या इसके वजह से उसकी गुडविल पे असर कुछ पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तुम्हें पता चलेगा कि अरे वाह क्या मर्चेंट है, अपना फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर 70 में बेच दिया, क्या बात है। इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया। मतलब कि उसकी गुडविल पे, उसके कस्टमर्स पे, उसकी उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस प्रॉफिट को अपन को क्या करने का, कम करने का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट से, अगर अपन इसी प्रॉफिट से कैलकुलेट कर देंगे गुडविल, तो गुडविल कैसी दिखेगी, ज़्यादा आएगी। समझ में आया। तो अपने को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले। समझ में आ गया, क्यों करना है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के वजह से गुडविल कम नहीं होती, वैसे ही एबनॉर्मल गेन के वजह से गुडविल नहीं बढ़ती। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। मैंने बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं, है ना, फटाफट उसको करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलें। तो पहले करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, हेडिंग डाल ली, बढ़िया फॉर्मूला लिख लिया, आ जाओ। ये है भाई क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें मैंने, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years कितने हैं भाई, ये रहा द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वेयर, ये रहा भैया
आपको ये दे रखा है कितने बेसिस पे निकालना है बेटा, 3 ईयर्स परचेज पे निकालना है। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कितना है 4 लाख, 5 लाख, 60,000 का लॉस, देन 1,50,000 और फिर कितना हो गया 2,50,000। नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2016, डेट ध्यान से देखना है कब, 1 जनवरी 2016 को आग लग गई, फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख के गुड्स जल गए। और इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया बेटा 70,000। ए क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको 1 जनवरी 2016 में आपके गोदाम में आग लगी, जिसके वजह से 3 लाख का नुकसान हुआ आपकी पार्टनरशिप फर्म का, और आपको 70,000 इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दे दिए। तो नेट लॉस कितना हुआ 2,30,000। ये तो सबको पता है ना, 11th में सीखा है। अब ये कौन सा लॉस है, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। क्या इस लॉस के वजह से गुडविल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया कम। ये देखो, ये देखना सीखो। आग कब लगी बेटा, आग लगी 1 जनवरी 2016 को। तो कौन से साल के प्रॉफिट में असर पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर 2016। यानी कौन सा, बिल्कुल सही पहचाने यार तुम लोग, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाई, इस साल के प्रॉफिट में गड़बड़ हुई है, मतलब इस साल लॉस इसी वजह से दिख रहा है। इसको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिर क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट वाले में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। मिल गया भाई कितने का, 80,000 का टैक्स रिफंड। टैक्स एक्सपेंस मानते हो तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन अब वापस से अगर टैक्स का रिफंड आ जाए तो वापस से उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। कौन सी साइड, इनकम वाली साइड। अब टैक्स रिफंड अगर इनकम वाली साइड में डाला है तो क्या हुआ होगा, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ गया होगा। लेकिन क्या इससे आपकी गुडविल पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो वापस से उस साल के प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम। कौन से साल के, 31 मार्च 2018, ये रहा लास्ट वाला। ठीक है, चलो करें इसको सॉल्व। चलो बोर्ड पे चलते हैं, बढ़िया इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई, वही सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अपना मेन फॉर्मूला अपन लिखेंगे। मेन फॉर्मूला क्या है भाई, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट का इनटू का इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है ना, आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अपने को क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि कितना है 3 ईयर्स है। देखो मेन फार्मूला गाइड करता है, मेन फार्मूले ने बोल दिया, पहले मेन फार्मूला लिखा, क्या है, हाँ जी ये है, लिख दो। एवरेज प्रॉफिट है, नहीं है, जगह छोड़ दो, यहाँ अमाउंट आएगा, इनटू करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई, अब अपने को मेन फार्मूला बता रहा है क्या, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। लो भाई निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको पता ही है, अभी लिख रहा हूँ, फिर बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, तो इस लाइन का मतलब है बाय डिफॉल्ट लॉसेस को क्या कर देना, माइनस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए बेटा, या तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे या यहाँ जगह छोड़ देते हैं, अपने पास तो जगह ही जगह है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ बढ़िया लिखेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से प्रॉफिट्स चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स, नॉर्मल। हाँ, तो उसके लिए अब अपन क्या बनाएंगे, इसके लिए अपन बनाएंगे एक बॉक्स, ऊपर बढ़िया लिखना कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, एकदम बिल्कुल टॉपर स्टाइल सॉल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, बढ़िया, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखो। अब यहाँ पे लिख लेना ईयर्स, क्या लिख लेना, ईयर्स। एक बार ज़रा मैं 2 मिनट प्रॉफिट्स के ईयर्स देख लूँ, 14 से लेके 18 तक। कैसे बेटा, 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिख लो, इनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लिख लेते हैं। चलो देखें क्वेश्चन में फटाफट कितना कितना है बेटा,
अभी ये जो है सेम टू सेम लिख लो, 4 लाख, 5 लाख, 60,000, 150 और 250। आ जाओ लिखते हैं। 4 लाख, 5 लाख, आई थिंक 60,000 का लॉस, देन था 150 एंड देन 250। ठीक है, उल्टा वाला कैसे चल रहा है? अरे यार, उल्टे वाले की मैं इसकी चेंज करके इसको रेड कर लूँगा। चलो अभी तो यही करते हैं, लिख लिए प्रॉफिट्स। अब क्या करना है बेटा? अब एडजस्टमेंट्स करना है। आ जाओ एडजस्टमेंट करते हैं भाई। पहला वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था? पहला वाला एडजस्टमेंट बोल रहा था कि 1 जनवरी 2016 को, यानी कि सॉरी इस वाले साल में क्या हो गया भाई? 3 लाख का नुकसान हो गया, जिसमें 70,000 इंश्योरेंस कंपनी ने वालों ने दे दिए। तो नेट लॉस कितने का हुआ? नेट लॉस हो गया अपना 2,30,000 का। ठीक है, तो ये कौन सा लॉस है? ये एक एबनॉर्मल लॉस है, जिसके वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो उसे वापस से अपन अब क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मतलब क्या कर देंगे? ऐड। तो सीधा यहाँ ऐड लिखो। क्या लिख लो? लॉस कैसे हुआ है? लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो। ठीक है ना? अपन सीधा लॉस बाय फायर लिख सकते हैं। कितने का लॉस हुआ है? 2,30,000 का। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, फालतू अलग अलग मत समझो। बस इतना याद रखना कि प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, एबनॉर्मल लॉस की वजह से। तो वापस से प्रॉफिट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि इन एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ भले ही माइनस में लॉस है, बस ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बड़ा कौन है? 230, 170 आ जाएगा, है ना। और अभी आगे देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था बेटा? हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था कि भाई ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हुआ बेटा? 80,000 का क्या मिल गया? एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। क्या मिल गया? एक अपने को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया है यहाँ पे। अब जब अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल जाता है तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? क्योंकि टैक्स रिफंड, क्योंकि जब आप टैक्स पे करते हो तो वो एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जब उसका रिफंड मिलेगा तो किस तरफ दिखाओगे? इनकम वाली साइड, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये आपका एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। उसे वापस से क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? बढ़िया लिखो, लेस। रीजन वही का वही लिख दो। क्या है भाई? टैक्स रिफंड। कितने का टैक्स रिफंड हुआ है? आई थिंक लास्ट वाले ईयर में ही हुआ है ना। हाँ, कितने का? 80,000 का। ठीक है, माइनस कर दो। हो गए दोनों एडजस्टमेंट। बस अब क्या करना है? बढ़िया फटाफट इनका अपना प्रॉफिट निकालो। चलो, तो इसका तो वही रहेगा सेम टू सेम, 4 लाख। इसका कितना रहेगा? 5 लाख। इसका कितना रहेगा बेटा? 1,70,000। वेरी गुड। इसका कितना रहेगा? 150। साथ साथ है, बढ़िया कैलकुलेशन किया करो। कितना आया? 1,70,000। ये आ गए अपने कौन से प्रॉफिट्स? नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब अपन क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। जहाँ पे अपन ने पीछे जगह छोड़ी थी वहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। चलो एक बार प्रॉफिट्स देख लूँ मैं। 4 लाख, 5 लाख, 170, 150, 170। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप फटाफट। तो कितना कितना आएगा? 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, 5 लाख, 170, 170, 150। हाँ, 170 प्लस 150 प्लस 170। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। कितने हैं प्रॉफिट्स बेटा? 5। तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो इसका टोटल लगाते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। तो ये 12 लाख हो गया। देन इनको उठा लो। 70, 70, 140, 140 प्लस 50, दैट इज 1,90,000। यानी कि ये हो गया आपका 13,90,000। ठीक है, चलो इधर इसको हटा देता हूँ। कितना आएगा? तो 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। तो जैसे ही अपन 13,90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा बेटा? 2 टाइम्स पढ़ोगे तो आ जाएगा 10, 39, यानी 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35, 35 तो 2 बचा। तो कितनी बार पढ़ेंगे? आई थिंक 4 टाइम्स, है ना। तो ये आ गया आपका 2,74,000, है ना। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। वैसे तो मेरे हिसाब से सही आ रहा है। 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10, 39, 7 टाइम्स पढ़ेंगे 35, तो 4 आएगा। सॉरी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा, मैंने गलती से 2 ले लिया, तो ये आएगा 2,78,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको इसकी जगह पे रख दो, 2,78,000 का इंटू अब कितने से कर देंगे आप, 3 से कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, गुडविल निकल के आ जाएगी। तो इसका अपन जब 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना जाएगा बेटा, 6 लाख ये हो गया, 2,10,000 ये हो गया, और 24,000 ये हो गया, तो ये आ गया आपका 8,34,000। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, ये हो जाएगा आपका 8,34,000। ये आपकी फर्म की क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो और कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन है अपने पास, है ना, वो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप खुद करके देखना आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, है ना, तो और फिर अगर नहीं आए समझ में तो क्या कर लेना, मेरे को, है ना, पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ, तो ये एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। ठीक है, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर का डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, गुडविल निकालना है बस। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150%, यानी यहाँ गुडविल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया कि भाई एवरेज प्रॉफिट का, किसका, एवरेज प्रॉफिट का कितना परसेंट निकाल देना है, 150%। कितना निकाल देना है, 150% निकाल देना है, किसका, एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, चलो आगे क्या दे रखा है, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं बेटा, कितना है, 40, 60, 1,20,000 का लॉस है और 150 का प्रॉफिट। चलो ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ऑब्जर्व करा गया, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कौन से साल की बात हो रही है भाई, इधर की। एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद द बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 1,24,000। ओरिजिनल कॉस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी, हटाओ इसको यहाँ से। ठीक है, इस पर दिमाग नहीं लगाना, कितने में खरीदी थी। ठीक है, अपने को किससे मतलब होता है, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू यानी कि ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आज के टाइम पे कितने की है बुक वैल्यू, 1,50,000 की। अपन ने कितने में बेची, 1,24,000 में। सबको पता है बेटा कि अगर तुम 1.5 लाख रुपए की चीज़, बच्चा जानता है कि 1.5 लाख रुपए की चीज़ को अगर कितने में बेचोगे, 1,24,000 में बेचोगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, नुकसान कितने का, 26,000 का। इज डेट क्लियर। और ये तुमने एसेट बेची है बेटा, एसेट बेच के तुम्हारा नुकसान हुआ है, जिसके वजह से तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। क्या इससे तुम्हारी गुडविल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा क्या, अरे नहीं उनकी दुकान पे नहीं जा रहा है, उनने तो अपना 1.5 लाख का फर्नीचर 1,24 में बेचा है, मूर्ख आदमी है इसलिए उसकी दुकान पे नहीं जा रहा, ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको उसकी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस लॉस की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसे वापस से अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें। सेकंड में क्या हो गया, ऑन 1 अप्रैल 2021 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख। 2 कंप्यूटर हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए है। एक और चीज़ यहाँ एक ट्विस्ट डाल देते हैं, यहाँ अगर ईच लिख दूँ तो फिर चेंज हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर 1 लाख का, 2 कंप्यूटर 2 लाख के। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। तो 2 कंप्यूटर है और दोनों की कीमत कितनी है बेटा, 1 लाख है। इन्हें खरीदा, लेकिन एक गलती हो गई अपन से, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अपन ने एसेट को, किसको, एसेट को बेटा अपन ने क्या मान लिया, अपन ने एक्सपेंस मान लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। गलती हो गई भाई। ठीक है, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी लगाना है, कितने परसेंट से, 20% से, क्योंकि अपन अब उस एक्सपेंस को मतलब एसेट मानेंगे अब, क्योंकि वो एसेट है। ठीक है, तो कैसे मेथड से लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो आ जाओ करें इसको। कैसे निकालना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, मेन फार्मूला लिख लेंगे। कौन सा फार्मूला, हाँ पहले अपन अपना मेन फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं यहीं के यहीं कर लूँ, है ना। सबसे पहले तो अपन अपना मेन फार्मूला लिख लेंगे भाई। ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया अपना, वही एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सॉरी एवरेज नहीं, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह बस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भाई कितना लेना है, 150%। एवरेज प्रॉफिट का कितना निकालना है, 150% निकालना है और अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालना है भाई, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला हटा दिया।
चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अपन वही टेबल बनाना है अपने को। क्या बनाना है बेटा? वही बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसा टेबल बना लेना, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। चलो तो सबसे पहले सारे के सारे अपने जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे अपन ने लास्ट टाइम किया था। आ जाओ तो एक बार क्वेश्चन पे देख लें कितने कितने हैं, ठीक है। 40, 60, 1 लाख, ठीक है। कितना है तुम्हें भी दिखा देता हूँ। 40, 60, 1 लाख। अगर साथ साथ में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। 40, 60, 1 लाख, 40, 60, आई थिंक 1 लाख, आई थिंक इधर 20,000 का लॉस है। हाँ लास्ट वाला कितना है? लास्ट वाला है 150। लास्ट वाला है अपना ये 1,50,000। चलो अब एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा था? सबसे पहले वाले एडजस्टमेंट में जो कि अपन समझ चुके हैं कि 1,50,000 की एसेट को कितने में बेच दी बेटा? 1,24,000 में। तो कितने का लॉस हो गया? 24,000 का। तो दिस इज अवर एबनॉर्मल लॉस। इसके वजह से अपनी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो उसे वापस से क्या कर देंगे? ऐड। तो इधर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। कितने का लॉस हुआ भाई? इधर हुआ 26,000 का, ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। वापस से आ जाते हैं भाई। 2 कंप्यूटर खरीदे थे कब? 1 अप्रैल 2022 को, सॉरी कब? 21 को। 1 अप्रैल 2021 को खरीदे थे 2 कंप्यूटर और उनकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। इन्हें आपने क्या मान लिया? इन्हें आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया। गलती कर दी देखो बेटा, लेकिन एक ध्यान रखना, 2021 1 अप्रैल को खरीदें तो इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे कब? यस 31 मार्च, यानी कि 2022। कौन से वाले प्रॉफिट में? ये। और इसमें क्या है? इसकी वजह से ही तो लॉस हो रहा है। चलो आ जाओ करें सही। तो अपन ने क्या करा बेटा? एक्सपेंस मान लिया, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कम। तो उसे वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ कर दो ऐड। क्या लिखेंगे सर? टेक्निकली लिखना है तो लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं तो जो सा लिखा है वैसा लिख दो। ऐसा लिख दो कंप्यूटर डेबिटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो तो इसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, तो वापस से अब अपन इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितने लाख रुपए बेटा? 1 लाख रुपए, ठीक है। आ जाओ यहाँ ऐड करो, हो गया 1 लाख, ठीक है। अब इन्हीं कंप्यूटरों के ऊपर क्या लगाना था? इन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर अपन को लगाना था डेप्रीसिएशन। क्या आपने लगाया? नहीं लगाया होगा ना। जब आपने उन्हें एक्सपेंस मान लिया तो क्या डेप लगाया होगा? बिल्कुल नहीं लगाया होगा। चलो अब इनके ऊपर क्या लगाएंगे? डेप। डेप कितने % से लगाना है बेटा? 20% से। और डेप लगाने से हाँ प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो बिल्कुल करेंगे। चलो तो डेप लगाते हैं, लेकिन मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 11th का कॉन्सेप्ट आ गया। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता यहाँ अच्छे से समझ लो, यहीं कहीं करके बताता हूँ। चलो भाई अभी कंप्यूटर कितने के? 1 लाख रुपए के। 1 अप्रैल से 31 मार्च चला, यानी पूरे साल भर का डेप लगेगा, तो डायरेक्ट निकाल देंगे, जो कि कितना आएगा? 20,000, ठीक है। तो इस साल लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 20% पर एनम, ठीक है। जब से खरीदा है तब से लगेगा। यहाँ क्यों लगेगा? है ना, यहाँ नहीं लगेगा, बस यहाँ लगाओ। अब क्या अगले साल लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा अगले साल डेप। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो यूज़ करोगे, फेंक थोड़ी दोगे कंप्यूटरों को। इस साल खरीदा है तो अगले साल भी तो इस्तेमाल करोगे ना। हाँ लेकिन अब 1 लाख का था, कितने का था कंप्यूटर भाई? 1 लाख के थे ना।
अब एक साल कितने का डेप लग चुका? 20,000 का। अब कितने बचे? अब बचा 80,000। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पे डेप लगता है। समझ में आया? इसलिए उसका मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब 1,00,000 से 20,000 कम हो गई। अब जो अगले साल का डेप लगेगा वो 80,000 पे लगेगा माय डियर। कितना? 16,000। कितना लगेगा? 16,000। समझ में आ गया? चलो, तो इस साल का डेप कितना लगेगा? 16। लो भाई, बस हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। हाँ, हो गए। अब बस क्या निकाल लो? अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं फटाफट। ये यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का। चलो, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, 40 ही आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 86। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 40 माइनस हो जाएंगे ना 1 लाख में से, तो कितना आएगा? 60, सॉरी। ये कितना जाएगा? 34,000। ठीक है, चलो अब इससे अपन एवरेज निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, तो 40, 86, 1 लाख, 60, 134। 40, 86, 1 लाख, आ जाओ, 40, 86, 1 लाख, प्लस 60 प्लस 134। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितने से बेटा? 1 2 3 4 5। कितने से? 5 से। चलो फटाफट टोटल लगाते हैं। टोटल लगाने की अपनी ट्रिक, यहाँ से 40 ले लो, यहाँ से 80 ले लो, 6 छोड़ दो। 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 1 लाख 220, 220 प्लस 60 280, 280 प्लस 1 लाख 380, 380 प्लस 30 4 लाख 10,000। ऐसे लगा लिए करो। अब उठा लो, 6 और 4 10, कितना हो गया? 4,20,000। चलो, तो यहाँ पे रख दो बढ़िया, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 4,20,000 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार पढ़ पाओगे बेटा? 8 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा? 40। तो 8 लिख लेते हैं, कितना बचा? 2, 0 आ जाएगा। 4 टाइम्स पढ़ पाओगे तो ये कितना आ गया? 84,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। बस इसको यहाँ पुट कर दो कि भाई 84,000 का कितना परसेंट? 150% निकालोगे तो इसका 50 इसी में जोड़ दो। इसका 50 कितना आएगा? 42। इसी में ऐड कर दो तो ये आएगा 1,26,000। आ गया समझ में अच्छे से? क्लियर? तो भाई एक तरह से मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से समझा भी दिया है और उसके 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी बता दिया और डेप वाला भी बता दिया। इनका क्या आ सकता है? रिवर्स, उल्टा भी आ सकता है। तो अपोजिट करते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कॉन्सेप्ट लगा लेना। कि नहीं आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर देना, वो मैं आपको समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब एक चीज़ का और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर इस क्लास को बिल्कुल वाइंड अप कर देते हैं। किसका बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, चलो अब क्या होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी अपन ओवर वैल्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है? अपन ने क्लोजिंग स्टॉक कैसा लिख दिया बेटा? ज़्यादा। ठीक है, अब अगर अपन ने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया तो होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ आता है बेटा? क्रेडिट साइड, मतलब इनकम वाली साइड। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया गलती से, मतलब आपने इनकम वाली साइड ज़्यादा लिख दी। अगर आपने इनकम वाली साइड ज़्यादा लिख दी तो फिर क्या ज़्यादा आएगा? हाँ, प्रॉफिट। क्या ज़्यादा आ जाएगा? प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आई चीज़? तो उस साल का प्रॉफिट क्या कर देना है? उस साल का प्रॉफिट कम कर देना है। लेकिन क्या बात यहीं ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। अरे यार, अरे क्या कॉमन सेंस! क्या इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग। तो ध्यान रखना, तो अगले साल ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो वो बात सिर्फ क्लोजिंग की करेंगे, ये अपने को खुद से करने का है। ठीक है, कि भाई यही किस तरफ चला जाएगा? अगले साल चला जाएगा। कहाँ? ओपनिंग स्टॉक में। अगर ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता था? 11th में हमने पढ़ा हुआ है
ट्रेडिंग में, किस में बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में वो डेबिट साइड आता है। डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस वाली साइड, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी अगर आपने इस तरफ लिख दिया, इस तरफ अगर हो गया है, क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा हो गया तो ओपनिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा लिख दिए। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा लिख दिए तो उस साल का क्या कमाएगा, हाँ उस साल का प्रॉफिट कमाएगा। क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो फिर आपको उस साल के उसमें उतने अमाउंट से उसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ एडजस्टमेंट शायद और आएंगे, थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ करना, और अगर नहीं आए तो आप मेरे को बताना, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया हो और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।